पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका ये है ना कि किसी भी चीज को पढ़ते समय प्रश्न लगाइए कई तरह से, जैसे क्या है, क्यों है ना, कैसे है। तो इससे क्या होगा कि पढ़ने का डायरेक्शन एकदम क्लियर होता है और चीज समझ में भी बहुत बेहतर तरीके से आती है। ठीक है, तो कुछ भी पढ़िए, हर चीज का कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, कारण होता है ना। ऐसे स्पेस में कुछ नहीं हो जाता है। तो अगर उस लॉजिक को पकड़ेंगे ना तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, चाहे आर्ट सब्जेक्ट हो चाहे साइंस। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संसिद्धि सिविल सर्विसेज पर। फ्रेंड्स, हम लोगों ने बात शुरू किया था भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में, और भारतीय राज्य व्यवस्था में हम लोग सबसे पहले देख रहे थे भारत का संवैधानिक विकास, और इसमें हम लोग देख रहे थे ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश सरकार द्वारा जो भारत में विधि निर्माण किया गया समय समय पर अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, और उन कानून से कैसे भारत में एक व्यवस्था का विकास हुआ, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। पिछली क्लास में हम लोग देखे थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अगला जो कानून है उस पर आते हैं हम लोग। 1781 में एक अमेंडमेंट एक्ट लेके आया गया था ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के रिगार्डिंग। तो इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, तो उस पॉइंट को देख लीजिएगा। पहला पॉइंट ये था कि जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी था, है ना, कोलकाता प्रेसिडेंसी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए कानून बनाने का फुल अथॉरिटी दे दिया गया था, है ना। उसके बाद इस एक्ट में, इस अमेंडमेंट एक्ट में दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि कंपनी के अधिकारी जो थे वो शासकीय कार्य के लिए सर्वोच्च न्यायालय के प्रति उत्तरदायित्व से उनको मुक्त कर दिया गया। एज ए आप अधिकारी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी काम करेंगे इसके लिए आपको रिस्पॉन्सिबल नहीं होना पड़ेगा कोर्ट के प्रति। ठीक है, ये दो पॉइंट था। तीसरा पॉइंट ये था कि इस एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय का भी कार्यक्षेत्र स्पष्ट कर दिया गया कि आपको क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में, है ना। तो ये जो पिट्स है ना, ये पिट्स ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उस समय। ठीक है, और उस समय ब्रिटेन में जो राजा थे वो किंग जॉर्ज थर्ड थे। ठीक है, भारत में उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो वारेन हेस्टिंग्स ही थे, है ना। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स थे। तो इस एक्ट के द्वारा जो है वो क्या क्या काम किया गया उस पर बात करते हैं हम। ठीक है, क्या क्या इस कानून का मुख्य विशेषता था। तो पहला पॉइंट ये था इसमें कि इस कानून के द्वारा, है ना, मतलब ये जो कानून था ना बेसिकली ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण लगाने के लिए लाया गया था। ठीक है, ये इसका उद्देश्य था। यानी क्यों लाया गया कानून, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण लगाने के लिए इस कानून को लेकर आया गया। ठीक है, कैसे नियंत्रण लगाया गया, दूसरा सवाल ये बनता है कि भाई नियंत्रण कैसे लगाया जाए। तो इसमें यह किया गया कि कंपनी का जो राजनीतिक या प्रशासनिक कार्य था, ठीक है, और जो कंपनी का व्यापारिक काम था, ये दोनों को अलग अलग कर दिया गया कि दोनों का अलग अलग कारोबार होना चाहिए। ठीक है, तीसरा बात जो रहा मतलब कि जब कंपनी का जो व्यापारिक काम था, है ना, मतलब उसको तो अलग कर ही दिया और प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया। साथ ही कंपनी को ये राइट उसको बना रहने दिया गया कि चलिए अब जो कंपनी से संबंधित कर्मचारी अधिकारी है उसका नियुक्ति आप करेंगे। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं था। ठीक है, और कंपनी पर नियंत्रण बना रहे इसके लिए क्या किया गया, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करती थी, ये कंपनी पर नियंत्रण रखती थी, देखती थी इसका राजनीतिक और जो प्रशासनिक और आर्थिक काम है ये अलग अलग प्रॉपर तरीके से हो रहा है या नहीं। ठीक है, ठीक, तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो भारत में ना दोहरी शासन व्यवस्था का शुरुआत यहां से माना जा सकता है। एक तरफ तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो यहाँ पे शासन कर रहा था, और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, जिसका भी एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से भारत पर नियंत्रण बना हुआ था। तो ये इसका कुछ मुख्य प्रावधान था। अब हम लोग बात करते हैं आगे बात करते हैं 1786 के एक्ट के बारे में, है ना। तो 1786 का एक्ट जो है ना बेसिकली इसके बारे में बता दे कि इस समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वो हेनरी एडिंगटन था। ठीक है, और कॉर्नवालिस को भारत भेजा गया था गवर्नर जनरल बना करके। ठीक है,
और इस एक्ट के द्वारा स्पेशली कॉर्नवालिस को कुछ विशेष अधिकार दिया गया था। अधिकार ये दिया गया था कि उसको कमांडर इन चीफ भी का भी पावर उसको दे दिया गया था। ठीक है, इस शक्ति के साथ वो भारत आया। कॉर्नवालिस अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है भारत में, खास करके, और इंग्लैंड के लिए भी, है ना। कभी कभी कहा जाता है कि विरोधियों से भी कुछ सीखना चाहिए। कॉर्नवालिस का कहानी ये है कि एक समय में अमेरिका में ये वहाँ मतलब अपना सैन्य सेवा देता था। ठीक है, काफी लंबे समय तक दिया। वहां पर उसको पराजय का सामना करना पड़ा था। ठीक है, समर्पण किया था वहां पर। ठीक, इसके बाद इंग्लैंड और अमेरिका में शांति समझौता हुआ वगैरह वगैरह, अमेरिका आजाद हो गया, बात की बात है। तो हारने के बावजूद कॉर्नवालिस जो है वो दोबारा जब भारत आया है ना, तो भारत में ब्रिटिश शासन को बहुत मजबूत किया, है ना। भारत में ब्रिटिश शासन और ब्रिटिश सिस्टम को डेवलप करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो देखिए, एक इंसान हारने के बाद फिर से कैसे अपने, होता है ना, हारने के बाद इंसान अंदर से टूट जाता है, वो कोई नया चीज इनिशिएट नहीं कर पाता है, मतलब जीते हुए भी मर जाता है। बट कॉर्नवालिस को देख करके ये सीख मिलता है कि वो हारा और उसके बाद अपने आप को कमबैक किया, भारत में आया और एक बेहतर व्यवस्था अंग्रेज के दृष्टिकोण से जरूर बनाए, है ना। तो इसी से हम लोग भी सीख सकते हैं कि लाइफ में कोई भी कंडीशन आए, ठीक ना, आदमी को डटे रहना चाहिए, है ना, क्योंकि कोई भी हार मतलब अस्थाई नहीं होता। ठीक है, और कोई भी जीत जो है ना वो भी अस्थाई नहीं होता। तो सबसे बड़ा चीज है कि आप मेहनत कीजिए, डटे रहिए। क्या, कम टू दी पॉइंट, आते हैं हम लोग अगले पॉइंट पर। तो इसमें बस वही है कि कॉर्नवालिस को यहाँ भेजा गया और कॉर्नवालिस को CNC का पोस्ट भी दिया गया, कमांडर इन चीफ का भी पोस्ट दिया गया। साथ ही उसको ये राइट भी दिया गया कि वो विशेष परिस्थिति में जो गवर्नर जनरल काउंसिल था, मतलब गवर्नर जनरल का परिषद था, उसके निर्णय को वो रद्द कर सकता था या कोई नया निर्णय ले सकता था। इस स्पेशल अथॉरिटी के साथ वो भारत आया। एक एक्ट है 1793 का एक्ट, है ना, चार्टर एक्ट। वो पहला चार्टर एक्ट था, 1793 का चार्टर एक्ट। तो बेसिकली इसमें यही था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे काम कर नहीं रही थी। ठीक है, काफी अनियमितता था, है ना, कदाचार का आरोप लग रहा था, भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा था। ठीक ना, तो 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा ना पहली बार कंपनी को चेतावनी के रूप में चार्टर जारी किया गया कि भाई ऐसा है कि आप भारत में ना अनंत काल के लिए शासन नहीं कर रहे हैं। ठीक ना, आपको 20 साल का हम चार्टर देते हैं। अच्छे से काम करेंगे तो आपका टाइम बढ़ते रहेगा, खराब करेंगे तो आपका टाइम मतलब आपसे छीना जा सकता है। ठीक ना, लेकिन 20 साल का दिया गया, ये इसका मेन बात। ठीक है, चलिए हाँ, फिर दूसरा काम ये किया गया कि जो सर्वोच्च न्यायालय था भारत में, है ना, उसको ये अधिकार दे दिया गया कि आप जितना भी ब्रिटिश नियम कानून है उसका आप व्याख्या कर सकते हैं। ये दो बात था। तीसरा पॉइंट ये रहा 1773 के एक्ट में कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, ठीक है, जो अभी हम लोग डिस्कस किए, उसके जो अधिकारी थे ना, कर्मचारी थे, उनका वेतन जो है वो भारत के कोष पर भारित कर दिया गया। तो ये 3 पॉइंट था इसके बारे में 1793 के चार्टर एक्ट के बारे में। पहला चार्टर एक्ट था भारत के कंटेक्स्ट में, ये 20 साल के लिए कंपनी को चार्टर दिया गया था। ठीक है, और संशोधन क्या हुआ कि कलकत्ता के कोर्ट को पावर दिया गया, राइट दिया गया कि वो यहाँ के कानून का वो व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य और अधिकारीगण हैं उनका वेतन अब भारत के फंड से मिलेगा, भारतीय कोष से मिलेगा, भारतीय खजाने से मिलेगा।